कोई तानाशाही किसी देश पर कब्जा कैसे करती है। जब हम ये सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर हिंसक क्रांति या सेना के टैंकों की तस्वीरें आती हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या होगा अगर तानाशाही का रास्ता लोकतंत्र के दरवाजे से ही होकर गुजरे, अगर वो खुद लोकतंत्र का चोला पहनकर आए? और ये सवाल इसलिए इतना डरावना है क्योंकि इसमें व्यवस्था बाहर से नहीं टूटती, वो अंदर से खोखली हो जाती है। बिल्कुल। अपने ही बनाए नियमों का इस्तेमाल करके। हाँ। ये एक ऐसा वायरस है जो सिस्टम के कोड को ही रीराइट कर देता है। बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा इसी ब्लूप्रिंट को समझने के बारे में है। हमारे पास जो स्रोत है वो बताते हैं कि एडोल्फ हिटलर ने सत्ता कैसे हासिल की। ये कोई एक दिन में हुआ हादसा नहीं था। नहीं, ये एक सोची समझी राजनीतिक चालों, धोखेबाजी और इंसानी मनोविज्ञान के बहुत गहरे इस्तेमाल का नतीजा था। तो हमारा मिशन आज सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि कैसे हुआ। हम उस मशीन के पुर्जे खोल कर देखने वाले हैं जिसे तानाशाही का ब्लूप्रिंट कहा जा सकता है। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये सत्ता की साइकोलॉजी को समझने की एक केस स्टडी है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प तथ्य सामने आता है जो हमारे स्रोतों में दिया गया है। हिटलर का सत्ता में आना नेपोलियन जैसा ही था, कोई संयोग नहीं बल्कि एक बहुत व्यवस्थित योजना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क था, और यही फर्क इसे और ज्यादा खतरनाक बनाता है। नेपोलियन की चालें सैन्य राजनीतिक थीं। हाँ, वो सेना के दम पर सत्ता में आया। बिल्कुल। हिटलर की चालें वो वैचारिक और मनोवैज्ञानिक थीं। उसने टैंकों से पहले लोगों के दिमाग पर कब्जा किया। चलिए इसी दिमागी कब्जे की कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो इस कहानी का स्टेज कहाँ तैयार हुआ? ये कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के बाद के जर्मनी से। वर्साई की संधि ने जर्मनी को सिर्फ हराया नहीं था, उसे तोड़ा और जलील किया था। आर्थिक रूप से देश तबाह था पूरी तरह। लोगों की बचतें रातों रात खत्म हो रही थीं और पूरे देश में एक गहरे राष्ट्रीय अपमान का माहौल था। आप उस माहौल की कल्पना कीजिए। लोगों में गुस्सा है, शर्म है, भविष्य का डर है और एक धोखा खाने की भावना। उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनकी महानता छीन ली गई है। ऐसी जमीन किसी भी कट्टरपंथी विचार के लिए सबसे उपजाऊ होती है। सही बात है। जब लोग निराश होते हैं तो वो किसी भी ऐसे इंसान की बात सुनने को तैयार हो जाते हैं जो उन्हें एक आसान समाधान और एक शानदार भविष्य का सपना दिखाए। और हिटलर ने इसी दुखती रग पर हाथ रखा। वो एक तानाशाह के तौर पे सामने नहीं आया। नहीं, वो आया एक राष्ट्रीय उद्धारकर्ता के रूप में, एक मसीहा के रूप में। उसने आकर कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ गौरव वापस दिलाऊंगा। यहाँ उसकी पहली और सबसे जरूरी युक्ति सामने आती है, जनता के गहरे गुस्से को अपनी राजनीतिक पूंजी में बदलना। और गुस्से को दिशा देने के लिए एक दुश्मन की जरूरत होती है। आप हवा में गुस्सा नहीं कर सकते, आपको किसी को दोषी ठहराना पड़ता है। ये इंसानी फितरत है। हाँ, हम अपनी समस्याओं के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। बिल्कुल। और स्रोत साफ बताते हैं कि हिटलर ने बहुत चालाकी से जर्मनी की हर समस्या के लिए कुछ चुने हुए समूहों को बलि का बकरा बनाया। कौन थे ये लोग? यहूदी, कम्युनिस्ट और वाइमार गणराज्य के लोकतांत्रिक नेता। उसने एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार कहानी गढ़ी कि इन लोगों ने जर्मनी की पीठ में छुरा घोंपा है। हम हारे नहीं, हमें हरवाया गया है। इस रणनीति का मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है। एक तरफ उसने जर्मन विक्टिमाइजेशन की भावना पैदा की कि हम जर्मन लोग तो पीड़ित हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है। और इसके साथ ही उसने एक दूसरी और भी शक्तिशाली धारणा को हवा दी, आर्य श्रेष्ठता। यानी हम पीड़ित जरूर हैं, लेकिन हम दुनिया की सबसे श्रेष्ठ नस्ल भी हैं। ये तो दिमाग को चकरा देने वाला कॉम्बिनेशन है। एक ही समय में आप पीड़ित भी हैं और श्रेष्ठ भी। हाँ, ये आपको बदला लेने का नैतिक अधिकार भी देता है और श्रेष्ठ होने का आत्मविश्वास भी। और यही स्रोत का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है। इस पूरी प्रक्रिया में सच क्या है ये मायने ही नहीं रखता था। मायने रखता था विश्वास। लोगों को जो महसूस कराया गया वो तथ्यों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ। जब आप लोगों को ये यकीन दिला देते हैं कि उनकी सारी तकलीफों की जड़ कोई एक बाहरी समूह है, तो तर्क और तथ्य खिड़की से बाहर चले जाते हैं। फिर सिर्फ भावनाएं राज करती हैं। बिल्कुल। तो एक बार जब नफरत और गुस्से को एक दुश्मन की तरफ मोड़ दिया गया, तो अगला कदम क्या था? यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प और डरावनी हो जाती है। हिटलर ने बार बार कहा कि वो क्रांति नहीं करेगा, वो सिस्टम को बाहर से नहीं तोड़ेगा, वो संवैधानिक तरीकों से चुनावों के जरिए सत्ता में आएगा।
और ये उसकी सबसे चालाक चाल थी। वो सिस्टम को तोड़ने की बात नहीं कर रहा था, वो सिस्टम के अंदर घुसकर उसे दीमक की तरह खाने की बात कर रहा था। लोकतंत्र के ही औजारों का इस्तेमाल। लोकतंत्र की नींव को खोखला करने के लिए। बिल्कुल। और 1933 में वो कानूनी तौर पर जर्मनी का चांसलर बन गया। ये वो पल था जब भेड़िए ने चरवाहे के कपड़े पहन लिए थे। लोकतंत्र को लोकतंत्र के भीतर से ही खत्म करने का खेल शुरू हो चुका था। इस खेल में दो बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हैं जो दिखाते हैं कि ये कैसे किया गया। पहला था राइक्सटाग आग, जर्मन संसद में आग लगने की घटना। हाँ, जरा सोचिए उस मंजर को। बर्लिन में आधी रात का वक्त है। अचानक खबर फैलती है कि जर्मन लोकतंत्र का दिल, संसद भवन, धू-धू कर जल रहा है। अफरा तफरी और डर का माहौल है। और बिना किसी ठोस सबूत के इसका सारा इल्जाम फौरन कम्युनिस्टों पर डाल दिया गया। कहा गया कि ये देश पर कब्जा करने की एक बड़ी साजिश है। आग किसने लगाई, ये आज तक बहस का विषय है, लेकिन हिटलर के लिए ये एक सुनहरा मौका था। हाँ, उसने इस संकट का इस्तेमाल डर की एक लहर पैदा करने के लिए किया। उसने एक नैरेटिव बनाया कि देश खतरे में है, एक कम्युनिस्ट क्रांति दरवाजे पर खड़ी है। और अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और इसी डर की आड़ में उसने राष्ट्रपति से आपातकालीन शक्तियां हासिल कर लीं, जिससे नागरिक अधिकार जैसे कि बोलने की आज़ादी और इकट्ठा होने की आज़ादी सब निलंबित कर दिए गए। ये एक गड़ा हुआ संकट था। हाँ, एक संकट जिसका इस्तेमाल सत्ता को एक जगह केंद्रित करने के लिए किया गया। मतलब पहले एक संकट पैदा करो या किसी संकट को बढ़ा चढ़ाकर पेश करो, फिर लोगों को उस संकट से इतना डरा दो कि वो अपनी आज़ादी खुद तुम्हारे हवाले कर दे सुरक्षा के बदले में। एग्जैक्टली। और दूसरा पड़ाव था सक्षमकारी अधिनियम यानी इनेबलिंग एक्ट। ये क्या था? ये उसी साल कुछ हफ्तों बाद आया। संसद में हिटलर ने स्थिरता और व्यवस्था का वादा किया। उसने कहा, देश में अराजकता है, इसे ठीक करने के लिए मुझे 4 साल के लिए असाधारण शक्तियां चाहिए। ये बात दिमाग को चकरा देती है ना, कि लोकतंत्र की हत्या लोकतंत्र के ही नियमों का इस्तेमाल करके की गई। ये कैसे मुमकिन हुआ कि संसद ने अपनी ही शक्तियां किसी और को सौंप दी? क्योंकि उस वक्त डर और अराजकता का माहौल इतना ज्यादा था कि संसद के कई सदस्यों को लगा कि शायद यही एक रास्ता है देश को बचाने का। और नतीजा, संसद ने खुद एक ऐसा कानून पास कर दिया जिसने हिटलर को बिना संसद की मर्जी के कानून बनाने का अधिकार दे दिया। एक तरह से संसद ने अपने ही डेथ वारंट पर साइन कर दिया। वाह! लोकतंत्र की मौत किसी हिंसक तख्तापलट से नहीं हुई, बल्कि कानूनी तरीके से हुई, वोटिंग के जरिए। यहाँ कानून को ही तानाशाही का सबसे बड़ा हथियार बना दिया गया। कानूनी तानाशाही, ये सुनने में ही कितना अजीब और विरोधाभासी लगता है। तो अब जब हिटलर के पास कानूनी तौर पर सारी शक्तियां आ रहीं, तो उसने लोगों के दिलो दिमाग में कैसे कब्जा किया? क्योंकि सिर्फ कानून बदलने से तो काम नहीं चलता। और यहीं से इस ब्लूप्रिंट का सबसे मनोवैज्ञानिक और असरदार हिस्सा शुरू होता है। अब लड़ाई कानून की नहीं, बल्कि धारणा की थी। स्रोत बताते हैं कि इसके लिए रैलियों, प्रतीकों, नारों और भावनात्मक भाषणों का एक जबरदस्त थिएटर रचा गया। हाँ, हजारों लाखों लोगों की विशाल रैलियां, रात में मशालों की रोशनी, स्वास्तिक के झंडे और एक लय में नारे लगाती हुई भीड़। ये सब कुछ किसी फिल्म के सेट जैसा था। बिल्कुल। इसका मकसद साफ था, तर्क को जुनून से बदल दो, तथ्यों को भावनाओं से कुचल दो। जब आप हजारों लोगों की उस भीड़ का हिस्सा बनकर एक साथ हील हिटलर का नारा लगाते हैं, तो आपका व्यक्तिगत विवेक खो जाता है। आप एक व्यक्ति नहीं रहते, आप एक विशाल और शक्तिशाली समूह का हिस्सा बन जाते हैं। आपकी पहचान उस सामूहिक पहचान में घुल जाती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हथियार है। और इस पूरे थिएटर के केंद्र में एक व्यक्ति था। यहाँ से फ्यूरर मिथक की शुरुआत होती है। हिटलर को एक साधारण राजनेता की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया गया जो कभी गलती नहीं कर सकता, जो जर्मनी की नियति है, एक मसीहा। उसे रोजमर्रा की राजनीति और समस्याओं से ऊपर दिखाया गया। इस मिथक का असर ये हुआ कि लोगों की वफादारी धीरे धीरे देश के संविधान या लोकतंत्र से हटकर एक व्यक्ति के प्रति हो गई। इसे ही व्यक्तित्व पंथ या कल्ट ऑफ पर्सनालिटी कहते हैं। हाँ, अब देश का मतलब नियम या कानून नहीं थे, देश का मतलब था फ्यूरर। हिटलर ही देश था और देश ही हिटलर। उसकी मर्जी ही कानून थी। लेकिन इस मिथक को, इस गढ़ी हुई महानता को बार बार जनता की सहमति का ठप्पा भी तो लगवाना था। उसे दिखाना था कि लोग उसके साथ हैं। हाँ, और उसके लिए उसने एक और मनोवैज्ञानिक चाल चली, जनमत संग्रह
यानी प्लेबेसाइट्स। अच्छा। हिटलर बड़े बड़े फैसलों पर जनमत संग्रह कराता था, ये दिखाने के लिए कि वो जो भी कर रहा है वो जनता की मर्जी से कर रहा है। लेकिन ये वोट क्या वाकई में आजाद थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। विपक्ष को पहले ही कुचल दिया जाता था, मीडिया पर पूरा नियंत्रण था, प्रोपेगेंडा मशीनरी 24 घंटे काम करती थी। नतीजा हमेशा 90% से ज्यादा हाँ में आता था। ये गढ़ी हुई सहमति का एक क्लासिक उदाहरण है। हाँ, आप सहमति हासिल नहीं कर रहे हैं, आप सहमति का एक दिखावा गढ़ रहे हैं। तो अब तक हिटलर के पास कानूनी अधिकार भी हैं और जनता का गढ़ा हुआ समर्थन भी। बाहरी दुश्मन भी बनाए जा चुके हैं, लेकिन सत्ता को पूरी तरह से निरंकुश बनाने के लिए सिर्फ बाहरी दुश्मनों से काम नहीं चलता। नहीं, आपको अपने घर के अंदर भी सफाई करनी पड़ती है। अक्सर सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से ही आता है। जो लोग आपको सत्ता तक पहुंचाते हैं वही सबसे पहले आपकी सत्ता को चुनौती भी दे सकते हैं। और यहीं पर 1934 की नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स की भयानक घटना सामने आती है। हिटलर ने सिर्फ अपने राजनीतिक विरोधियों को ही नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी के अंदर के सबसे ताकतवर नेताओं को भी खत्म कर दिया। ऐसे जो उसकी अपनी तूफानी सेना थी। हाँ, उसके बड़े बड़े नेताओं को, जैसे अर्नस्ट रोम को एक ही रात में बेरहमी से मार दिया गया। क्यों? क्योंकि वे ज्यादा शक्तिशाली हो रहे थे और हिटलर के पूर्ण अधिकार को चुनौती दे सकते थे। और इस क्रूर हिंसा को जनता के सामने कैसे पेश किया गया? इसे राष्ट्रीय आवश्यकता और देशद्रोह का सफाया बताया गया। प्रोपेगेंडा ने ये कहानी फैलाई कि ये लोग देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इन्हें हटाना जरूरी था। एक बार फिर हिंसा को राष्ट्रवाद के पर्दे के पीछे छिपा दिया गया। बिल्कुल। इस कदम का रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा था। अपनी ही पार्टी के कट्टरपंथियों को खत्म करके हिटलर ने एक तीर से दो निशाने साधे। पहला, उसने पार्टी के अंदर ये संदेश दे दिया कि कोई भी उसके अधिकार से ऊपर नहीं है। और दूसरा, जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण था, उसने जर्मनी की शक्तिशाली और अनुशासित सेना का विश्वास और समर्थन हासिल कर लिया। सेना ऐसे को अपने लिए खतरे के रूप में देखती थी। अच्छा। जब हिटलर ने ऐसे को खत्म कर दिया तो सेना ने पूरी तरह से उसके प्रति वफादारी की शपथ ले ली। और जब सेना आपके साथ हो तो आपकी सत्ता लगभग अभेद्य हो जाती है। तो अब जब हम इन सब चालों को एक साथ देखते हैं तो एक पूरी तस्वीर बनती है। हमारे स्रोत में हिटलर और नेपोलियन की जो तुलना की गई है वो इस पूरी रणनीति के फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। हाँ, वो तुलना इस ब्लूप्रिंट के डीएनए को उजागर कर देती है। अगर हम तरीके की बात करें तो नेपोलियन का रास्ता सैन्य और राजनीतिक था। उसने अपनी सैन्य प्रतिभा से राजनीतिक सत्ता हासिल की। सही। वहीं हिटलर का रास्ता वैचारिक और मनोवैज्ञानिक था। उसने विचारों, भावनाओं और नफरत की लड़ाई लड़ी। सत्ता में आने के तरीके में भी जमीन आसमान का फर्क है। नेपोलियन ने एक क्लासिक सैन्य तख्ता पलट किया और हिटलर ने लोकतंत्र के दरवाजे से कानूनी एंट्री ली। उसने सिस्टम को तोड़ा नहीं, उसने सिस्टम को हैक कर लिया। हिंसा के इस्तेमाल में भी एक बुनियादी अंतर है। नेपोलियन की हिंसा रणनीतिक थी। वो अपने राजनीतिक विरोधियों को रास्ते से हटाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करता था। हाँ। हिटलर की हिंसा व्यवस्थित और वैचारिक थी। वो किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक पूरी नस्ल, एक पूरे विचार को ही धरती से मिटा देना चाहता था। और अंत में उनका लक्ष्य, नेपोलियन का लक्ष्य एक साम्राज्य बनाना था। बिल्कुल, फ्रांस की सीमाओं का विस्तार करना। जबकि हिटलर का लक्ष्य एक समग्र नस्लीय राज्य बनाना था, जहां सिर्फ एक शुद्ध नस्ल का राज हो और राज्य का नियंत्रण लोगों की जिंदगी के हर पहलू पर हो। आप क्या सोचेंगे, क्या पढ़ेंगे, सब कुछ। ये तुलना हमें दिखाती है कि तानाशाही की मंजिल भले ही एक हो, असीमित शक्ति, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते कितने अलग और कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो जब हम इन सब को एक साथ देखते हैं तो एक डरावनी तस्वीर सामने आती है। ये कोई अलग